हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज़ पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्ज़ाम में एग्ज़ीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं। इसीलिए उनको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती हैं और वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। इसीलिए ये सब चीज़ें भी आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक इसी प्रोसेस से पढ़ा है, थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे होंगे पहले के क्लासेस जाके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लासेस। और उस नोट से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, और अगर इस नोट से बाहर जाता है तो वो आपके सिलेक्शन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि वो फिर वो सबके लिए बाहर रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों की बारी है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। ये भाग 12 में आता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे भाग 12 में वित्त संपत्तिवाद और संविदाएं। ठीक है, और उसके पहले भाग 11 पढ़े थे जिसमें केंद्र और राज्य का संबंध आता है। भाग 11 में 5 और 6 जोड़ते हैं तो 11 आ जाता है। 5 में संघ है, 6 में राज्य है, तो संघ और राज्य जोड़ देते हैं तो 11 में संघ और राज्य का संबंध आ जाता है। ठीक है, इसके पहले की क्लासेस में ये सब बहुत अच्छे से बताया गया है। अब अनुच्छेद 280 वित्त आयोग आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक दो पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, वित्त आयोग दोस्तों एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। अब संवैधानिक आयोग क्या होता है? ऐसा आयोग जिसका संविधान में जिक्र किया गया। अब जरूरी नहीं है कि जब संविधान निर्माण हो रहा था तब जिक्र किया गया हो, बाद में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भी अगर संविधान में चीजें ऐड की गई हैं तो वो संवैधानिक होती हैं। कहने का मतलब ये, संविधान में कोई चीज हो तो वो संवैधानिक होता है, चाहे मूलभूत संविधान में रहा हो, चाहे बाद में संशोधन करके उसमें जोड़ा गया हो, तो वो संवैधानिक होता है। और वित्त आयोग के बारे में हम लोग अनुच्छेद 280 में पढ़ते हैं, तो वित्त आयोग क्या हो जाता है? एक संवैधानिक आयोग आ जाता है। तो ये मूलभूत संविधान में था। ठीक है, अब जैसे हम लोग भाग 14 का जब पढ़ेंगे तो उसमें अधिकरण आ जाता है कि नहीं? तो अधिकरण एक संवैधानिक तंत्र हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 14 का में वो अधिकरण जोड़ा गया हो तो बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, लेकिन वो भी संवैधानिक तंत्र हो जाता है। ठीक है, तो मतलब संविधान में चीजें होनी चाहिए, चाहे बाद में या चाहे पहले, तो वो संवैधानिक संस्था, संवैधानिक आयोग या संवैधानिक तंत्र माना जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई, तो ये संवैधानिक आयोग हो गया। अब इसका गठन इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है, और प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है तो इसका गठन करते कौन है? संवैधानिक आयोग है, और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, हर एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक, अब ये चीज जानना बहुत जरूरी है, जैसे प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? वित्त आयोग है, संविधान में प्रावधान कर दिया गया अनुच्छेद के तहत कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो पहले वित्त आयोग का गठन कभी ना कभी किया गया होगा, तो कब किया गया था? 1951 में किया गया था प्रथम वित्त आयोग का गठन। अब जब प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, तो प्रथम वित्त आयोग के कोई अध्यक्ष होते होंगे, तो वो अध्यक्ष कौन थे? वो केसी नियोगी थे दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग पिछले क्वेश्चन पेपर देखते होंगे पिछले एग्जाम्स के, तो उसमें आप लोग देखे होंगे 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्षों के मिलान के बारे में दिया गया था। मिलान करना है एबीसीडी वाला, तो ये पूछा गया था। तो उसी हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी कभी ना कभी पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, और हर एग्जाम में लगभग लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। आपको एक शब्द दे दे रहे हैं, निशाचर याद करना है। ठीक है, निशाचर आप लोग सुनते होंगे, निशाचर मतलब रात्रि में चलने वाले प्राणी होते हैं, निशाचर। ठीक है, तो निशाचर याद करना, हालांकि ये सा गलत लिखा हुआ है, उस हिसाब से उस निशाचर में ये शाह होता है, शलजम वाला शाह होता है। ठीक है, नि से नियोगी हो गए, सा से संथानम हो गए। अब संथानम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये तो याद ही होगा, के संथानम, ये दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। संथानम ने ही सीबीआई के गठन की बात की थी। के संथानम ने ही सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की बात की थी। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान देनी। तो पॉलिटी में संथानम बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें आप लोग। ठीक है,
तो सा से संथानम हो गए, चा से चंदा हो गए, ए के चंदा, चंदा भी आप लोगों को याद हो जाता होगा नाम, है कि नहीं। और आर से राजमन्नार आयोग, ठीक है, आर से राजमन्नार हो गए, ये भी नाम बहुत बार मिलता है पॉलिटी में, ठीक। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निशाचर से नियोगी हो गए, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष सा से संथानम हो गए, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष निशाचर, चा से चंदा हो गए, चंदा हो गए, ए के चंदा हो गए, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष निशाचर में रा आता है लास्ट में, तो राजमन्नार। ये चीज ध्यान देनी है, पहले से चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको यूं ही याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आता है हम लोग 10 11 10 10 11 12 13 तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, ठीक है। और 14 के बारे में भी एक लाइन में पूछा, 15 के बारे में भी पूछा है, और 16 के बारे में भी अब पूछा जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अरविंद पनगड़िया, ठीक है। पहले ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, ठीक, ये चीज ध्यान में रखनी है। ये हो गया। अब 15 वित्त आयोग का अध्यक्ष, इसके पहले 15वां आता है तो एनके सिंह थे। सभी वित्त आयोग नहीं याद करने हैं, 1 से 4 और 10 से 16 तक ध्यान देना है, और कुछ तो आपको याद होंगे। 16वां के अरविंद पनगड़िया करंट में आप लोग पढ़ते होंगे, याद होगा। 15वां का आप लोगों को याद ही करना है, एनके सिंह अगर पहले भी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। अब देखिए 14वां वित्त आयोग के रेड्डी थे, ठीक है, 14वें वित्त आयोग के 14th वित्त आयोग के रेड्डी थे, ठीक है। अब 10वें वित्त आयोग के केसी पंत थे, ऋषभ पंत नहीं है 10वें के केसी पंत है, ठीक। 11वें वित्त आयोग के खुसरो हैं, पंत खुसरो हो गए, ठीक है। ये वो सुमित्रा नंदन पंत भी नहीं है, ठीक है, ना ये ऋषभ पंत, ये केसी पंत है, ठीक, ध्यान देना है। अब 11वें के खुसरो हो गए। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रंगराजन हो जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये गरीबी निवारण के संदर्भ में भी अपने संस्तुति दे चुके हैं, अपना परामर्श दे चुके हैं, ठीक है। और ते के से याद कर सकते हैं, 13वें के ता से 13 ते के आ जाता है, ठीक है। तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केलकर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं वित्त आयोग के अध्यक्षों के संदर्भ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचेगा बहुत डीप है ये या बहुत ज्यादा कंटेंट है, कुछ कंटेंट नहीं है ये, ठीक है। इतना तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और सभी को हम एक जगह कंपाइल करके आपको दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब वित्त आयोग के बारे में आ गया, इसके अध्यक्ष के बारे में बात हो गई। अब देखते हैं वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में दोस्तों कुल 5 होते हैं, ठीक है, जिसमें 1+4 होते हैं, मतलब 4 अन्य सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक। तो वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। और सदस्यों की जो योग्यता होती है, अब ये जो 5 सदस्य हैं इनकी कुछ ना कुछ योग्यता होती है, तो ये ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण संविधान में किया गया है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। संविधान में वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है, बाद में संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया था। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत अगर पूछ लेता है क्वेश्चन कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण संविधान में किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत किया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है, और क्वेश्चन इस लाइन से डायरेक्ट पूछा जाता है और पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक। ये हो गया हम लोगों का। अब इसके अध्यक्ष और सदस्य हो गए, तो इनकी योग्यताओं का निर्धारण वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। अब क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये भी देख लेते हैं, और एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। तो एक अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए? अध्यक्ष की योग्यता में यह होना चाहिए कि सार्वजनिक अनुभव वाला कोई भी व्यक्ति हो, मतलब राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं और जो अध्यक्ष होता है वो सार्वजनिक अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए। और जो इसके 4 सदस्य अन्य होते हैं, उनमें एक सदस्य उच्च न्यायालय से संबंधित हो, उच्च न्यायालय का या तो न्यायाधीश वर्तमान में हो, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कभी था पहले, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। अब आप लोग यहां से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है और किस अनुच्छेद में लिखा गया है। आप लोग ये पूरा बताइएगा, क्योंकि पहले की क्लासेस में जब उच्च न्यायालय पढ़ रहे थे तो इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो पहला सदस्य हो गया, उसकी योग्यता क्या होती है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पहले कभी था, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। दूसरा जो सदस्य होगा
उसका क्या होगा, एक तो वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान हो, ठीक है, वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान हो। क्योंकि ये वित्त आयोग के सदस्य हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा होगा जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता होगा। तो तीसरा सदस्य एक है जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, मतलब अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, ठीक है। और चौथा एक सदस्य आता है, उसके बारे में हमको देखना वित्तीय प्रशासन का अनुभव, मतलब वित्त से संबंधित जानकारियां इनको होना चाहिए। तो इन चार सदस्यों में एक सदस्य कौन हो गया, जिसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पहले हो या वर्तमान में है या योग्यता धारण करता हो। दूसरा वित्त और लेखाओं का ज्ञान हो। तीसरा वित्तीय प्रशासन का ज्ञान हो या अनुभव हो। चौथा अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। ये वित्त आयोग के 1+4 सदस्य होते हैं, मतलब कुल 5 सदस्य होते हैं और ये उनकी योग्यता है और योग्यता से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये तो हो गया वित्त आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष, उनकी योग्यताएं हो गई। अब वित्त आयोग कुछ कार्य करता होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो उसका गठन किया गया है, कार्य करता है इसलिए गठन किया गया। तो वो क्या क्या कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं उसके कार्य। कार्य में वो राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषय में सिफारिश देता है, क्योंकि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, प्रत्येक 5वें वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्न सिफारिश देता है, कौन कौन सी, ये 4 काम आपको मिनिमम याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला हो जाता है, भारत सरकार को जो आय प्राप्त होती है, एक करों से प्राप्त होती है, करों से होने वाली आय। दूसरा, भारत के पास एक निधि होती है, संचित निधि, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश देता है, और ये जो सिफारिश देता है ना, बाध्यता नहीं है मानने के लिए, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं भारत में, वो जो भी सिफारिश देती है वो बाध्य नहीं है मानने के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ सिफारिश देते हैं, मानना ना मानना उनके ऊपर है, ठीक। अब करों से होने वाली आय, कर प्राप्त होता है तो कर से जो आय प्राप्त होती है उसका बंटवारा होगा। कहां कहां बंटवारा होता है, भारत चूंकि संघात्मक व्यवस्था है तो संघ और राज्य के मध्य बंटवारा होगा पैसे का, ठीक। ये चीज ध्यान देनी है। तो जो करों से प्राप्त होता है, क्योंकि राज्यों में भी कुछ कर होता है, राज्य से भी कुछ कर जाते हैं, ठीक है। तो संघ और राज्य के मध्य जो बंटवारा होता है उसके बारे में वित्त आयोग संस्तुति करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा, संचित निधि आ जाती है। अब उसी संचित निधि से राज्यों को सहायता और अनुदान भी दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग जो है, मतलब राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है। एक अनुच्छेद 275 के तहत दिया जाता है, ठीक है। 275 के तहत इसको वैधानिक अनुदान कहते हैं, ठीक है। 275 के तहत, ठीक, ध्यान में रखना है ये। अब तीसरा पॉइंट है, मतलब राज्यों को सहायता और अनुदान देने के लिए सिफारिश कर दिया। अब राज्य के भीतर पंचायतें होती हैं, नगर पालिकाएं भी होती हैं, ठीक है। ये उनको भी पैसे की आवश्यकता होती है कि ना, उनका भी वित्तीय सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता होती है, ठीक। तो उसके बारे में भी कुछ बातें हैं। तो पंचायत और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए राज्यों की संचित निधि को कैसे मजबूत किया जाए, इसके बारे में बताता है। और इसके बारे में सिफारिश, इसके बारे में सलाह मांगता कौन है, उसके बारे में सलाह राज्य के वित्त आयोग मांगते हैं। जब राज्य के वित्त आयोग सिफारिश करते हैं केंद्रीय वित्त आयोग से, तो केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपनी कुछ सिफारिश करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज हो गई, तीसरी चीज हो गई। अब चौथा क्या हो जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा गया कोई भी कार्य, ठीक है, या राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषय पर सिफारिश देना वित्त आयोग का काम होता है, ठीक है। तो ये वित्त आयोग के 4 काम हमको ध्यान में रखना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, करों से जो प्राप्त होती है आय, उसका संघ और राज्य के मध्य बंटवारा करना। दूसरा, संचित निधि से राज्यों को सहायता और अनुदान। तीसरा आ जाता है पंचायत और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सिफारिश करना। चौथा आ जाता है राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषय, ठीक है। इतनी आसानी से अगर ऐसे ही रिवाइज करेंगे तो चीजें आराम से याद होती चली, ठीक। ये हो गया वित्त आयोग के कार्य। अब एक अनुच्छेद आता है वित्त आयोग से संबंधित, अनुच्छेद 281। अब हम लोग पढ़ते हैं ना कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसे देता है, भाई किसी ना किसी को देता होगा। तो वित्त आयोग, क्योंकि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति कर रहे हैं अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में, वित्त आयोग जो कार्य करती है उस कार्य के बारे में राष्ट्रपति को वो सिफारिश भी देते हैं, है कि नहीं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषय में सिफारिश देते हैं वो,
और अब वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं वो रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ये अनुच्छेद 281 में कहा गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सौंपते हैं, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भी करवाते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि पूछता है क्वेश्चन कि जो वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं, तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सौंपा जाता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को किसके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं? ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाता है प्रधानमंत्री के सम्मुख या संसद के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे ऑप्शन करके क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया वित्त आयोग के बारे में, सारे फैक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, और अगर इससे बाहर जाता है तो सबके लिए वो बाहर ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।